बीटा कण तथा बीटा क्षय किसी अस्थायी नाभिक से जब इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि उत्सर्जित होते हैं तो इन कणों को बीटा कण कहा जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में, रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित विकिरणों का वह भाग जो लंबवत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में धनात्मक प्लेट की ओर झुक जाते हैं बीटा कण कहलाते हैं तथा उत्सर्जित विकिरण बीटा विकिरण कहलाती है। अल्फा कण ऋणात्मक प्लेट की ओर झुकते हैं, बीटा कण धनात्मक प्लेट की ओर झुकते हैं। किसी अस्थायी नाभिक से बीटा कणों के उत्सर्जन की प्रक्रिया को बीटा क्षय कहते हैं। बीटा क्षय की प्रक्रिया में नाभिक प्राकृतिक या कृत्रिम रेडियो सक्रियता द्वारा इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन के उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन जिसे बीटा माइनस, पॉजिट्रॉन जिसे बीटा प्लस कण कहते हैं, कि उत्सर्जन या कक्षीय इलेक्ट्रॉन के प्रग्रहण द्वारा समभारिक संक्रमण करता है। बीटा माइनस क्षय अथवा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। कोई भी नाभिक है हमारा, रेडियो सक्रिय नाभिक ZXA है, इससे उत्पाद नाभिक बनता है और एक बीटा माइनस का क्षय होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्षयित होता है, -1E0 क्षय होता है। तो उत्पाद नाभिक में परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है जबकि द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। बीटा प्लस क्षय अथवा पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। हमारा जो रेडियो सक्रिय पदार्थ ZXA है, अगर उसमें से पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तो उत्पाद नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। अब है इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण द्वारा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रग्रहण में भी यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमारा रेडियो सक्रिय पदार्थ ग्रहण करता है और इसके परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। अब देखते हैं बीटा कणों के गुण। बीटा कणों के गुण में पहला इसका गुण है इसकी आयनन क्षमता कम होती है। दूसरा, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनका वेग बहुत अधिक होता है। इनकी बीटा कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है क्योंकि इनके द्रव्यमान का मान, बीटा कणों के द्रव्यमान का मान कम होता है, तो कम है तो गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। इनकी परास 5 mm तक पाई जाती है एल्यूमिनियम फॉइल में। फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा कण की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं। ZNS पर्दे पर आपतित होने पर बीटा कण प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। बीटा कणों का स्पेक्ट्रम सतत होता है जिसमें कुछ स्थानों पर शिखर भी प्राप्त होते हैं। बीटा कण प्रकीर्णित भी होते हैं। तो ये हैं बीटा कणों के 9 गुण धर्म। अब है बीटा कण ऊर्जा स्पेक्ट्रम। बीटा कण में ऊर्जा और कणों की अपेक्षिक संख्या के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है जिसमें ऊर्जा बढ़ने के साथ पहले कणों की अपेक्षिक संख्या बढ़ती है और उसके बाद में तेजी से कम होते हुए 0 हो जाती है। और ये जहाँ 0 होती है उस ऊर्जा को कहते हैं अंतिम ऊर्जा बिंदु। बीटा कण के उत्सर्जन के अंतर्गत बीटा उत्सर्जकों से उत्सर्जित बीटा कणों की अपेक्षिक संख्या तथा कणों की ऊर्जा के मध्य खींचा गया आरेख बीटा कण ऊर्जा स्पेक्ट्रम कहलाता है, जो सामान्यतः सतत होता है। हम भी देख रहे हैं ये सतत है। बीटा कण ऊर्जा स्पेक्ट्रम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। बीटा कणों का ऊर्जा स्पेक्ट्रम सतत होता है, जो हम सभी जानते हैं, अर्थात एक संभव अधिकतम मान की ऊर्जा के सभी बीटा कण पाए जाते हैं। प्रत्येक रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित बीटा कणों की ऊर्जा वर्णक्रम में ऊर्जा का एक अभिलाक्षणिक मान होता है जहां बीटा कणों की अपेक्षिक संख्या लगभग 0 हो जाती है और उसे बोलते हैं अंतिम या अंत्य बिंदु ऊर्जा। ऊर्जा वर्णक्रम में एक विशिष्ट ऊर्जा मान हेतु अधिकतम संख्या के बीटा कण उत्सर्जित होते हैं जो बीटा उत्सर्जक की प्रकृति पर निर्भर होते हैं। अब है विखंडन ऊर्जा बीटा कणों के लिए। बीटा कण क्षय प्रक्रिया में मूल नाभिक तथा उत्पाद नाभिक की विराम ऊर्जाओं का अंतर विखंडन ऊर्जा कहलाता है। विखंडन ऊर्जा Q, इसमें हमारे पास मूल नाभिक है X और उत्पाद नाभिक है Y, तो mx माइनस my इंटू c² क्या हो जाएगी विखंडन ऊर्जा। तो हमारा मूल नाभिक है ZXA, उससे बीटा कण उत्सर्जित होता है और उत्पाद नाभिक बनता है Z+1, एक अधिक परमाणु क्रमांक संख्या वाला YA। इसमें द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है और एक बीटा कण निकलता है -1E0 और साथ में ऊर्जा मुक्त होती है। इस निर्मुक्त या विखंडन ऊर्जा का हमें मान निकालना है। तो मान लेते हैं हमारे मूल नाभिक का द्रव्यमान my है और इसकी विराम ऊर्जा mx माइनस z mec² है। ऐसे ही हमारा उत्पाद नाभिक का द्रव्यमान my है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me है और इनकी ऊर्जाएं भी लिखी हुई हैं। ऊर्जा संरक्षण नियमानुसार mx माइनस z
E/c², अर्थात हमारे जो अभिकारक हैं उनकी ऊर्जा उत्पादों की ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ से हम Q कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास Q आ जाएगा mxc² माइनस my/c²। ये है बीटा उत्सर्जन के लिए। बीटा उत्सर्जन में निर्मुक्त ऊर्जा जो अभिक्रिया होती है, अगर किसी नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उससे जो निर्मुक्त या विखंडन ऊर्जा प्राप्त होती है वो Q से दी जाती है। बीटा किरण स्पेक्ट्रोमीटर या बीटा क्षय स्पेक्ट्रोमीटर। बीटा क्षय प्रक्रिया में प्राप्त बीटा कणों की ऊर्जा व तीव्रता का आकलन जिस उपकरण द्वारा किया जाता है उसे बीटा किरण स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अर्थात बीटा कण स्पेक्ट्रोमीटर है वो बीटा कणों की ऊर्जा और तीव्रता को मापता है। इससे प्राप्त बीटा कणों की ऊर्जा व तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। पहली है उच्च ग्रहण क्षमता पर और दूसरा है ऊर्जा की उच्च विभेदन क्षमता। स्पेक्ट्रोमीटर के प्रकार, पहला है लंबवत विरूपक चुंबकीय क्षेत्र स्पेक्ट्रोमीटर या समतल प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर। जब स्पेक्ट्रोमीटर में विरूपक चुंबकीय क्षेत्र बीटा कण के पथ के लंबवत आरोपित होता है तो विरूपक चुंबकीय क्षेत्र बीटा कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए क्या कर देता है, बाध्य कर देता है, जिससे कण का पथ अर्धवृत्ताकार हो जाता है। इसे समतल प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। दूसरा है अनुदैर्ध्य सकेंद्रित चुंबकीय क्षेत्र स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे ऑप्टिकल प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं। जब स्पेक्ट्रोमीटर में विरूपक चुंबकीय क्षेत्र बीटा कण के पथ के समांतर होता है तो इसे अनुदैर्ध्य सकेंद्रित चुंबकीय क्षेत्र स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, जो बीटा कण की गति को त्वरित करने का कार्य करता है। यहाँ पर समतल प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर दिखाया गया है। बीटा स्पेक्ट्रोमीटर में रेडियो सक्रिय स्रोत से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं जो अलग अलग स्लिट से गुजरते हुए चुंबकीय क्षेत्र से संचरित होते हैं। उत्सर्जित बीटा कणों पर चुंबकीय बल आरोपित होने के कारण कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है। जब बीटा कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र कण के पथ के लंबवत दिशा में होने के कारण कणों का पथ अर्धवृत्ताकार हो जाता है। कणों के पथ का अनुरेखण स्पेक्ट्रोमीटर में लगे गाइगर मूलर, जो कि एंड में लगा हुआ दिखाई दे रहा है, गाइगर मूलर गणित्र के द्वारा किया जाता है। ये है कि इसका स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से कैसे कणों का पथ का अनुरेखण किया जाता है। अब आगे देखते हैं। जब कण स्रोत से उत्सर्जित होते हुए चुंबकीय क्षेत्र से गुजरते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र लगा है लंबवत विरूपक चुंबकीय क्षेत्र, उससे गुजरते हैं तो इन पर चुंबकीय बल आरोपित होता है, जिसका मान चुंबकीय बल का मान किससे देते हैं, F=Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से दिया जाता है। तो ये हमारा समतल प्रकार का स्पेक्ट्रोमीटर है और इसके लिए हम बल का मान किसे देंगे, Fm=Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, और V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को खोल लेंगे तो आ जाएगा QVB साइन थीटा। यहाँ पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा है तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा 1, तो Fm आ जाएगा QVB। कण की अर्धवृत्ताकार पथ में गतिशील होने से इन पर अभिकेंद्रीय बल आरोपित होगा, जिसका मान अभिकेंद्रीय बल का मान होता है Fc=mv²/r, और साम्यावस्था की स्थिति में दोनों बल बराबर होंगे तो QVB बराबर हो जाएगा mv²/r के। यहाँ से QB आ गया mv/r और mv हो जाता है QBr, तो v आता है QBr/m। तो इसको हम इस वेलोसिटी को हम याद रख सकते हैं कि अगर कोई भी कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसका वेग होता है QBr/m। अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल पे चुंबकीय क्षेत्र लगा होता है तो वो इस वेग से गति करता है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, v=कब्र में, तो QBr/m, जहाँ r अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, p बीटा कण का संवेग है, q बीटा कण का आवेश है और b चुंबकीय क्षेत्र है जो कि लंबवत लगा है। अतः संवेग व वेग दोनों आरोपी चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करते हैं, मतलब जो कितना चुंबकीय क्षेत्र लगा है उस पर डिपेंड करते हैं। अतः आरोपी चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करने पर संवेग का मान भी परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमें भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जा के कण प्राप्त हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे आएंगे क्योंकि उनके लिए त्रिज्या अलग अलग होगी, संवेग अलग अलग है तो उनके लिए अलग अलग ऊर्जा होगी, तो अलग अलग ऊर्जा से आएंगे। जिनका वक्र दिया हुआ है ये, तो ऊर्जा और बीटा कणों की आपेक्षिक संख्या के बीच में हमें ये ग्राफ मिलता है।